बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की फिजिक्स यूनिट नंबर 3 के एमसीक्यूज। यूनिट नंबर 3 है काइनेमैटिक्स। तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज है हमारे पास। पहला एमसीक्यूज है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नॉन एज लॉ ऑफ। कह रहा कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसे हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के पहले लॉ का जो दूसरा नाम है वो क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका जो है वो सी होगा। मगर उसके अलावा एक चीज मैं आपको और भी बताऊं, ये भी सवाल आ सकता है कि जो इनर्शिया होती है, ये जो इनर्शिया है ये डिपेंड करती है मास पर। किसी भी जिस्म के वजन पर इनर्शिया डिपेंड करती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर वजन, फर्ज करें यहां पे मैं मास रख देता हूं, अगर वजन ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगी, अगर वजन कम होगा तो इनर्शिया कम होगी। तो यह भी सवाल आ सकता है कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है? इनर्शिया मास पे डिपेंड करती है। और अगर वजन ज्यादा करेंगे तो इनर्शिया ज्यादा होगी, वजन कम करेंगे तो इनर्शिया कम होगी। आप हमेशा देखें, जिस जिस्म का वजन ज्यादा होता है वो उसको मूव करवाने में हमें जो है वो बहुत सारी ताकत चाहिए होती है, मगर जिस जिस्म के अंदर वजन कम होता है उसके ऊपर हमें फोर्स लगानी जो है, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो हमारी फोर्स जो है वो उसके ऊपर कम लगेगी। इसका मतलब है वजन ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा, ठीक है, और वजन कम तो इनर्शिया कम। और न्यूटन के पहले लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड। कह रहा है किसी भी जिस्म के अंदर मैटर की क्वांटिटी को, मैटर के मिकदार को हम क्या कहते हैं? उसमें सबसे पहले समझें कि मैटर क्या है। याद रखिएगा, हर वो चीज जो वजन रखे और जगह घेरे, हर वो चीज जो वजन रखे और जगह घेरे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। हर वो चीज जो क्या करे? जगह घेरे और वजन रखे। हर वो चीज जो जगह घेरे और वजन रखे हम उसे मैटर कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहूं ये जो कॉपी है मेरे हाथ में, बुक है, ये भी क्या है आपका? मैटर। इस दुनिया में हर चीज मैटर है। इस दुनिया में हर चीज आप इधर उधर जो आप देख रहे हैं, सारी की सारी चीजें क्या है? मैटर है। वजन भी रखती हैं और जगह भी घेरती हैं। अब याद रखिएगा, मैटर आपका लिविंग भी हो सकता है और मैटर आपका नॉन लिविंग भी हो सकता है, ठीक है। मैटर आपका लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। जैसे देखें, आपके सामने मैं जो वैश्य दरिंदा खड़ा हूं, मेरे अंदर क्या है? मैं कौन हूं? लिविंग थिंग हूं। मेरे अंदर क्या है? सांस है। तो मैं कौन सा मैटर हूं? मैं लिविंग मैटर हूं। मैं वजन भी रखता हूं, जगह भी घेरता हूं। देखो, जगह घेर के बैठा हूं ना, तो वजन भी है। तो मैं कौन सा मैटर हूं? मैं लिविंग मैटर हूं। अब आपके सामने जो बोर्ड लगा हुआ है, ये आपका कौन सा मैटर है? ये आपका नॉन लिविंग मैटर है, क्योंकि इसके अंदर सांस नहीं है और वजन भी रखता है, जगह भी घेरता है। तो ये आपका नॉन लिविंग मैटर है। अब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक बंदा है, एक फर्ज करें एक बच्चा है खूबसूरत सा, और उसके हाथों पे न हम जो है एक ईंट दे देते हैं। फर्ज करें एक ईंट दे देते हैं, एक और ईंट दे दें इसको, एक और ईंट दे दें, एक और ईंट दे दें। अब एक बंदा है और उसके हाथ में हमने कितनी ईंटें दी हैं? 4 ईंटें दे दी हैं। अगर मैं एक और दे दूं तो क्या होगा? मुझे बताएं। इस बंदे के हाथों पे जो वजन होगा वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मुझे बताएं, ईंट क्या होती है? मैटर। वजन भी होता है, जगह भी घेरती है, ये सारी क्या है? मैटर है। तो जब मैटर को मैटर के साथ मिलाते जाते हैं, फर्ज करें एक बंदा हो, ये किताब उसको मैं दे दूं, ऐसी किताब एक और दूं, तीसरी दूं, चौथी दूं, पांचवी दूं, छठी दूं, सातवीं दूं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या बढ़ता जाएगा? वजन बढ़ता जाएगा। तो यही एमसीक्यू में पूछ रहा है, क्वांटिटी ऑफ अ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। किसी भी जिस्म के अंदर जो मैटर की जो क्वांटिटी है, इसका मतलब जब मैटर की क्वांटिटी को मिलाते हैं तो क्या बनता है? वजन बनता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ए होगा, मास। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, क्वांटिटी ऑफ अ मोशन कंटेन इन अ बॉडी इज कॉल्ड। कह रहा है एक जिस्म है, उसके अंदर मोशन की क्वांटिटी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो थोड़ा समझते हैं एमसीक्यूज को, सिर्फ जो है ऑप्शंस में टिक लगा के जाननी छुड़ानी।
फर्ज करें कि मैंने दो आपके सामने बड़ी मर्सिडीज सी गाड़ी बनाई, हंसना नहीं है, मैंने अभी अभी जो है ना इंपोर्ट की है अफ्रीका से। एक मेरे पास ये कार है, दूसरी मेरे पास ये कार है। फर्ज करें ये जो कार है ना, ये दौड़ रही है, भाग रही है इतनी रफ्तार से, कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड। और ये वाली जो थोड़ी इससे ज्यादा खूबसूरत है, इसके अंदर जो रफ्तार है वो आपकी है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कार और इस कार, इन दोनों में से मोशन ज्यादा किसमें है, तो हम कहेंगे इसके अंदर ज्यादा है। रफ्तार ज्यादा होगी तो इसका मतलब है मोशन भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है इसके अंदर मोशन की क्वांटिटी ज्यादा है और इसके अंदर मोशन की क्वांटिटी कम है। तो मोशन की क्वांटिटी इसके अंदर ज्यादा, तो याद रखिएगा क्वांटिटी ऑफ अ मोशन, क्वांटिटी ऑफ अ मोशन, इस मोशन की क्वांटिटी को ही हम क्या कहते हैं, बेसिकली मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो इस कार के अंदर इसका मतलब है मोशन की क्वांटिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब है इसके अंदर मोमेंटम ज्यादा है। तो ये तो हो गई यहां पे एमसीक्यूज क्लियर। उससे ज्यादा इसी में से और सवाल क्या आ सकते हैं कि मोमेंटम का फार्मूला क्या है। तो मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। मोमेंटम का जो फार्मूला है वो क्या है, P इज इक्वल टू mv। मोमेंटम को P से शो करते हैं। ये m और v कौन है, ये m आपका मास है, m आपका मास वजन, और v कौन है, ये आपका वेलोसिटी है। अब अगर ये सवाल आ जाए कि मोमेंटम जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो याद रखिएगा मोमेंटम उस पे डिपेंड करेगा जो उसके फार्मूले में चीजें होंगी। तो इस मोमेंटम का फार्मूला ये है, उसके अंदर कितनी चीजें हैं, 2। इसका मतलब है मोमेंटम दोनों पे डिपेंड करता है, मास पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी जिस्म का वजन ज्यादा होगा तो उसके अंदर मोमेंटम भी ज्यादा होगा, मोशन की क्वांटिटी भी ज्यादा होगी। कैसे, ऐसे देखें, ये आप बॉल है, इस बॉल का वजन है, फर्ज करें मैं ज्यादा कर देता हूं, इस बॉल का वजन है 10 किलो और इस बॉल का वजन है 2 किलो। ये दोनों जो है ना आपकी तरफ आ रहे हैं, कितनी रफ्तार से आ रहे हैं, फर्ज करें दोनों इस रफ्तार से आ रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आपकी तरफ आ रहे हैं। आप किससे डरेंगे, फर्ज करें आप यहां पे खड़े हुए हैं, ये आप खड़े हुए हैं, आप इन दोनों बॉल्स में से किस बॉल से डरेंगे, आप इस बॉल से डरेंगे। क्यों, क्योंकि इसका वजन ज्यादा है। जिसके अंदर वजन ज्यादा, इसका मतलब मोशन की क्वांटिटी इसके अंदर ज्यादा होगी, इसके अंदर मोमेंटम कम होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब एक चीज और करते हैं। अब देखिए, अब एक मास की बात तो क्लियर हो गई, वजन कम मोमेंटम कम, वजन ज्यादा मोमेंटम ज्यादा। नंबर 2, इस कार की रफ्तार ज्यादा है, इस कार की रफ्तार कम है। ये दोनों आपकी तरफ आ रही हैं, फर्ज करें आप यहां पे खड़े हुए हैं और ये दोनों कारें आपकी तरफ आ रही हैं, आप किससे ज्यादा डरेंगे, आप इससे ज्यादा डरेंगे। हालांकि इससे भी डरेंगे, इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्यों, वेलोसिटी ज्यादा, रफ्तार ज्यादा, तो इसका मतलब है मोमेंटम भी ज्यादा, मोमेंटम भी ज्यादा, रफ्तार कम मोमेंटम कम। तो मोमेंटम जो है वो इन दोनों पे डिपेंड करता है, ये याद रखिएगा। और इसका ऐसा यूनिट पूछा जाता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। क्या होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है जी, तो इसका जो वैसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका सी होगा। नंबर 4 MCQs, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम defines that the total momentum of the system of two bodies before collision after collision will be। थोड़ा समझते हैं इस बात को ना, ये बात है क्या। लेट्स सपोज हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है। ये बॉडी इस बॉडी से अलग है क्योंकि इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो इन दोनों का वजन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका फर्ज करते हैं, मेरा चाचा थोड़ी ये बोल के मुझे पता होगा इसका वजन कितना, फर्ज करें इसका वजन है m1 और इसका वजन है m2। ठीक है, अच्छा, इस बॉडी का वजन m2, इसका वजन m1। अच्छा, इस बॉडी की रफ्तार भी अपनी होगी जब ये चलेगा। फर्ज करें इसकी रफ्तार हम कह देते हैं, इसकी रफ्तार जो होगी ना वो u1 होगी और इसकी रफ्तार होगी u2। रफ्तार के लिए हम v भी यूज कर सकते हैं, u भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका वजन भी अलग, रफ्तार भी अलग, इसका वजन भी अलग, रफ्तार भी अलग। तो वैसे लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट क्या है कि दो बॉडीज हैं, उन दोनों बॉडीज को टकराने से पहले, अब देखिए ये दोनों बॉडी क्या आपस में टकरा रही है, नहीं,
तो इनका जो पहले मोमेंटम होगा, इनके टकराने से पहले जो मोमेंटम होगा, अब फर्ज करें इन दोनों को मैं टकरा देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये आपस में टकरा गई, तो टकराने को हम कहते हैं कोलिजन या फिर हम कहते हैं कोलाइड कहते हैं, कोलाइड या फिर कोलिजन। तो याद रखिएगा लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट ये होती है कि दो बॉडीज को टकराने से पहले और दो बॉडीज को टकराने के बाद उनका जो मोमेंटम होता है, उनके अंदर जो मोशन की क्वांटिटी होती है वो सेम रहती है, टकराने से पहले भी टकराने के बाद भी, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। वैसे इसका राइट ऑप्शन होगा रिमेन्स कांस्टेंट, वो हमेशा मोमेंटम इनके अंदर सेम होगा, टकराने से पहले या टकराने के बाद। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फर्ज करें इसका वजन m1, इसका वजन m2, या मैं वजन देकर आपको समझा देता हूं। इसका वजन है 5 किलो और इसका वजन है फर्ज करें 10 किलो। मुझे बताएं कि अगर ये दोनों जिस्मों को मैं आपस में टकरा दूं तो टकराने के बाद इसका वजन कितना होगा और इसका वजन कितना होगा? वजन तो इनका सेम रहेगा, इनका जो वजन होगा वो तो सेम रहेगा। कैसा होता है कि टकराने के बाद चीजों का वजन चेंज हो जाता है। मैं अगर फर्ज करें चल रहा हूं, अगर दीवार से टकरा जाऊं तो मेरा वजन चेंज हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए तो दोनों जिस्मों का टकराने से पहले और टकराने के बाद इनका जो मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम टकराने से पहले टकराने के बाद सेम रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। अब ये भी सवाल आ सकता है कि लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उनकी इक्वेशन क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या है? तो वो ये होता है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब ये थोड़ा समझते हैं। ये आपका क्या है? ये है bc, बिफोर कोलिजन, इज इक्वल टू, और ये क्या है? आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। अब ये कैसे है? अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये दोनों जिस्म आपस में टकरा नहीं रहे, इसको कैसे लिखूं मैं? तो कैसे बनाऊंगा? a प्लस बी। मुझे पता है a का वजन क्या है? a का वजन फर्ज करें है m1 और इसकी रफ्तार क्या है? u1, बीच में प्लस, ये प्लस आ गया। b का वजन क्या है? m2 और इसकी रफ्तार क्या है? u2। तो ये देखें टकराने से पहले ये बन गया। अगर फॉर एग्जाम्पल आपस में टकराती है तो टकराने के बाद क्या होगा? वजन तो इनका सेम रहेगा, फिर भी उसके लिए इक्वेशन क्या होगी? a प्लस बी। वजन क्या होगा? वही m1 पहले का और दूसरे का m2, सिर्फ क्या होगा? रफ्तार चेंज हो जाएगी, v1 और v2 आ जाएगा बस। तो ये जो है इक्वेशन जो बन जाएगी। तो ये भी सवाल आपका आ सकता है। नंबर 5 MCQs, वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। कह रहा है किसी भी जिस्म का जो वेट होता है, ये भी सवाल आ सकता है, वेट को नापा जाता है स्प्रिंग बैलेंस से। स्प्रिंग बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, एक तराजू का नाम है, जिसकी मदद से वेट को मेजर किया जाता है। इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कह रहा है किसी भी जिस्म का जो वेट होता है ना, वो हर जगह जगह चेंज होता है। अच्छा, बिकॉज ऑफ, उसमें ये जो तब्दीली आती है ये क्यों आती है, ये बताएं। तो अब हम इसको जो है ना थोड़ा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल याद रखिएगा, अगर कोई भी चीज नीचे से ऊपर जा रही है, अगर कोई भी चीज नीचे से ऊपर जा रही है, कोई जिस्म नीचे से ऊपर जा रहा है, तो याद रखिएगा तो ग्रेविटी जो होगी, जमीन के कशिश का अमल जो होगा वो कम होगा। अगर कोई भी जिस्म नीचे से ऊपर जा रहा है तो कशिश का अमल क्या होगा? कम होगा। अगर कोई जिस्म ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी क्या होगी? इंक्रीज। ग्रेविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी, जमीन के कशिश का अमल बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब फर्ज करें एक खूबसूरत सी बच्ची है एक हमारे पास। अब इस बहन के पास जो है ना 2 बॉल्स हैं। एक बॉल जो है वो 5 किलो की है, दूसरी बॉल जो है वो 10 किलो की है। अब अगर फर्ज करें इस बॉल को जो है ये ऊपर से छोड़ दे, अगर ये फर्ज करें यहां से इस बॉल को जो है छोड़ती है। अच्छा, अगर मैं कहूं यहां से लेकर यहां तक जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो है, इस तक ऊंचाई जो है ना वो है 5 फुट, और ये वाली जो बॉल है थोड़ी ऊपर है, फर्ज करें ये जो है ये कितनी ऊंची है? फर्ज करें 6 फुट बना देते हैं इसको, ठीक है, ओके जी। अब अगर ये बच्ची जब इस बॉल को छोड़ेगी और जब इस बॉल को छोड़ेगी तो ये बॉल कहां आएगी? ये बॉल नीचे आएगी।
किसकी वजह से आएगी? जमीन के खींचने की वजह से आएगी। जमीन इसको क्या करेगी? पुल करेगी, इसे अपनी तरफ खींचेगी, क्योंकि जमीन को हमसे बड़ी मोहब्बत है। जब भी इससे कोई चीज दूर होती है तो दोबारा उसको खींच लेती है। ओके जी, अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जिस्म जब नीचे गिरेगा तो किसी न किसी ताकत से गिरेगा। यह भी बॉल जब ऊपर से नीचे गिरेगा जमीन के खींचने की वजह से गिरेगा, मगर जब नीचे गिरेगा तो किससे गिरेगा? किसी ताकत से नीचे गिरेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ताकत से नहीं गिरेगा तो आप महसूस भी कर सकते हैं। आप ऐसा करें, अपना पांव एक आगे करें और इन दोनों इतनी वजनी बॉल उठाएं और उसको छोड़ दें अपने ऊपर, या ऐसे कोई पत्थर उठाएं अपने पैर के ऊपर छोड़ दें, आपको लग पता जाएगा। तो इसका मतलब है हर चीज जब ऊपर से नीचे गिरती है किसी न किसी ताकत से गिरती है। जिस ताकत से गिरती है ना, उसे बेसिकली हम ये बोलते हैं, उसे बेसिकली हम ये बोलते हैं, वेट बोलते हैं। और ये वेट कोई चीज ताकत से क्यों गिरती है? नंबर 1, ग्रेविटेशनल पुल, जमीन के खींचने की वजह से। नंबर 2, और उस बॉडी का अपना वजन भी तो है, धरती का बोझ भी तो है इसके अंदर, वजन भी तो है ना, वजन की वजह से भी होता है। ठीक है, तो यहां पे भी अब अच्छा एक बात और भी बता दूं, अगर मैं कहूं ये जिस्म है और ये जिस्म है, ये थोड़ा नीचे है, ये जिस्म थोड़ा ऊपर है, तो दोनों में से जो है वो दोनों जो है, दोनों जिस्म जब इन दोनों को छोड़ेंगे तो किसकी वजह से नीचे आएंगे? एक तो जमीन के खींचने की वजह से ग्रेविटेशनल पुल, और दूसरा वजन की वजह से। और ये भी सवाल आ सकता है वेट का फार्मूला क्या होता है? वेट का फार्मूला होता है mg, mg, ठीक है। और वेट कौन है? नॉट वजन। वेट कौन है? वेट इज अ फोर्स। वेट फोर्स होती है, कोई भी चीज जिस ताकत से जमीन की तरफ गिरती है उसे हम कहते हैं वेट, ठीक है। और वेट दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक वजन पर, दूसरा ग्रेविटी पर। तो यहां पे सवाल है कि भाई बताएं कि कोई भी चीज, कोई भी किसी भी चीज के अंदर अगर वजन मौजूद है तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें एक बॉल अगर यहां पे होती, अगर यहां पे होगी, तो मुझे बताएं इन दोनों में से, इन तीनों में से, तीनों जिस्म है, इन तीनों में से जो है वो जमीन किसको जो है वो इसके अंदर ग्रेविटी कितनी होगी, इसके अंदर ग्रेविटी कितनी होगी, इसके अंदर कितनी होगी? तो मैं बता के आया हूं, ऊपर ग्रेविटी कम, नीचे हमेशा ज्यादा, ठीक है, नीचे हमेशा ज्यादा होगी। और हमें पता है कि वेट जिस्म का चेंज होता रहता है। फर्ज करें एक बंदा जो है वो पहली मंजिल पे खड़ा हुआ है छत पे, और एक बंदा जो है वो दूसरी मंजिल पे खड़ा हुआ है, तो वेट किसमें ज्यादा होगा? वेट जो है एक तो डिपेंड करता है वजन पर और दूसरा ग्रेविटी पर। आप जितनी ऊंचाई ज्यादा होगी तो गहराई भी तो ज्यादा होगी, तो गहराई वाले में जो है ज्यादा गहराई होगी तो उसके अंदर वेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ग्रेविटेशनल पुल, कि कोई भी जिस्म जो है वो नीचे क्यों आता है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आता है, ग्रेविटेशनल जमीन के खींचने की वजह से आता है। अच्छा एक सवाल और भी आ सकता है कि ग्रेविटी जो है वो सबसे ज्यादा किसकी है? तो याद रखिएगा सूरज की। सबसे ज्यादा जो ग्रेविटी है वो किसकी है? सूरज की है। कितनी है? 74 है। सबसे ज्यादा ग्रेविटी जो है वो आपकी सन की है। अच्छा जी, और उसके अलावा तभी तो देखो हर प्लेनेट जो है वो सूरज के ऐसे गोल घूम रहा है। अच्छा, कम से कम किसकी होती है? वो होती है मून की। कम से कम जो ग्रेविटी है वो किसकी है? मून की है। कितनी है? 1.2 समथिंग है, ठीक है। तो ये सवाल उम्मीद करता हूं आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। 6 नंबर MCQs, इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट। कह रहे कि हमारे पास शॉपिंग करने का जो है, फर्ज करें एक ठेला है हमारे पास, और इजियर टू पुश, अगर हम एक हमारे पास दो जो है हमारे पास कार्ट्स हैं, सामान के ठेले हैं, एक जो है वो खाली है और एक जो है वो सामान से भरा पड़ा हुआ है। तो बिकॉज द फिल कार्ट हैज मोर देन द एम्प्टी वन, और जो खाली है इसके अंदर वजन कम है, इसके अंदर वजन ज्यादा है, तो इसके ऊपर जो ताकत होगी ना वो ज्यादा लगेगी और इसके ऊपर ताकत कम लगेगी। ऐसा क्यों? तो ऑप्शन में बता रहा है कि आप इनमें से बताएं कि कौन सी बात जो होगी वो सही होगी। तो अब फर्ज करें ये हमारे पास जो जिस्म है, ये जो हमारे पास शॉपिंग का कार्ट है, कोई बर्तन है, ठेला है, जो भी है, इसके अंदर फर्ज करें वजन ये बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है, ठीक है। ओके जी, फर्ज कर लेते हैं इसका वजन है 1 किलो।
और ये भरा पड़ा है, तो इसका मतलब फर्ज करें इसका वजन है 5 किलो, तो इसके ऊपर ज्यादा ताकत लगेगी, इसके ऊपर ताकत कम लगेगी। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो फोर्स का जो रिलेशन है, जो ताल्लुक है, वो मास से डायरेक्टली होता है। डायरेक्टली का मतलब, अब देखिए हमें पता है कि जो जिस्म वजनी ज्यादा होता है, तो अगर हमें उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है तो हमें ताकत भी ज्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि वजनी जिस्मों के लिए हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और कम के लिए ताकत कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो फोर्स का ताल्लुक मास से होता है ना, वो डायरेक्टली होता है। अब डायरेक्टली का क्या मतलब हुआ कि अगर फर्ज करें वजन ज्यादा, अगर मैं कोई वजन को ज्यादा कर दें, वजन ज्यादा होगा तो धक्का लगाने के लिए वजन भी क्या होगा, फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा। अगर मैं कहूं वजन कम तो फोर्स भी कम। तो अगर एक चीज के ज्यादा करने से दूसरी चीज भी ज्यादा हो जाए, एक चीज के कम करने से दूसरी चीज भी कम हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्टली। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली कहते हैं। कैसे? वजन ज्यादा तो ताकत भी ज्यादा लग रही है, इसके अंदर वजन ज्यादा है तो ताकत भी ज्यादा लग रही है हमारे पास। ओके, वजन कम तो ताकत भी देखे कम लग रही है। तो इसका मतलब है कि फोर्स और एक्सेलरेशन के अंदर जो ताल्लुक है वो कौन सा है, डायरेक्टली है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो ये सवाल आपका आ सकता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 एमसीक्यूज हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू। याद रखिएगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये हमेशा सेंटर की तरफ होती है। किसकी तरफ होती है, सेंटर की तरफ होती है। मैंने लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हमेशा क्या होती है, टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ होती है। और ये वाली जो फोर्स होती है ये क्या होती है, सेंटर से दूर होती है, अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से दूर होती है, अवे फ्रॉम सेंटर। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी के सेंटर पे लगाई जाए और जिस्म गोल घूमना शुरू करे, किसी भी जिस्म के सेंटर पे फोर्स लगाएं और वो जिस्म गोल घूमना शुरू करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। या ऐसी फोर्स जो किसी जिस्म के सेंटर पे लगाई जाए और जिस्म गोल घूमने पर मजबूर हो, तो ऐसी फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी के बाहर पे लगाई जाए, बाहर से लगाई जाए और जिस्म गोल घूमना शुरू करे, उसे हम कहते हैं अवे फ्रॉम सेंटर। जैसे बच्चे साइकिल का टायर चलाते हैं तो बाहर से ताकत लगाते हैं, हाथ लगाते हैं तो टायर जो वो चलना शुरू हो जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होता है ये भी आ सकता है, ये फार्मूला होता है FC सेंट्रीपिटल फोर्स, C इसके चरणों में लिखेंगे। फार्मूला क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r, इसका फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला होता है वो होता है -mv स्क्वायर अपॉन r। इसका ये फार्मूला है और इसका ये फार्मूला है। ठीक है, ओके जी। अब एक और सवाल भी आ सकता है, याद रखिएगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ये हमेशा आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। हमेशा आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी और अपोजिट होंगी। इक्वल होंगी और अपोजिट होंगी, हमेशा आपस में बराबर होंगी और अपोजिट होंगी। ठीक है, तो ये भी सवाल जो है आपका आ सकता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन, अवे फ्रॉम सेंटर। नंबर 8 एमसीक्यूज है, फ्रिक्शन अपोजेज मोशन बिटवीन टू बॉडीज इन अ कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ। कह रहा है कि फ्रिक्शन अपोजेज, फ्रिक्शन हमेशा अपोज करती है, रोकती है। फ्रिक्शन क्या है, एक इविल है, एक शैतान है। जैसे शैतान का काम क्या है कि अच्छे काम करने से रोकना, इसी तरीके से फ्रिक्शन भी क्या है, यह भी एक शैतान है जो क्या करता है, अपोज द मोशन, मोशन को रोकती है। अच्छा, बिटवीन टू बॉडीज, जब दो बॉडीज के हमेशा क्या करती है, दरमियान। और ये फ्रिक्शन तब होगी इन कॉन्टैक्ट, जब दो बॉडीज आपस में क्या होंगी, कॉन्टैक्ट में होंगी, दो बॉडीज आपस में टच होंगी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, अब हम पढ़ते हैं क्यों होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसा क्यों होता है। फर्ज करें एक मैंने आपके सामने एक बॉडी ले ली है, एक जगह ले ली है, बिल्कुल ये देखिए एक रास्ता है
और ये रास्ता बिल्कुल ऐसे प्लेन है, बिल्कुल स्मूथ है, जैसे देखो बोर्ड है, ऐसी चीज जिसपे कोई रुकावट ना हो उसे हम कहते हैं स्मूथ। ठीक है, और ये वाला देखिए नीचे वाला जो रास्ता है, देखिए इसके ऊपर बहुत सारे मैंने हर्डल्स बना दिए, बहुत सारी मैंने इसके ऊपर कांटे बना दिए, रुकावट बना दी। अगर फर्ज करें इस बॉल के ऊपर मैं यहां से इस बॉल के ऊपर मैं फोर्स लगाऊं, कितनी फोर्स लगाऊं मैं इसके ऊपर, फर्ज करें मैं लगा रहा हूं 5 न्यूटन, और इस बॉल के ऊपर भी जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो भी मैं जो है वो 5 न्यूटन लगाऊं, तो मुझे बताएं कि ये जो बॉल है वो जिस जगह पे जा रहा है उस जगह से क्या है, टच है। ये जिस जगह पे चल रहा है वो भी कोई जिस्म है। जिस्म किसे कहेंगे, वो चीज जिसके अंदर मास हो, तो ये भी कोई जिस्म, और बॉल भी क्या है, ये भी जिस्म है क्योंकि इसके अंदर भी वजन है। अच्छा, ये दोनों जिस्म देखें क्या है, आपस में टच है, आपस में कांटेक्ट में है ना। ओके जी, ये भी बॉल देखिए इस रास्ते से क्या है, बिल्कुल कांटेक्ट में है, माने टच में है। ठीक है, ओके जी, फिजिकली टच है। अब ये बॉल इस पे जो है ना तेजी के साथ मूव कर जाएगा। क्यों मूव करेगा भाई, इस पे जो फ्रिक्शन होगी ना, इस पे जो फ्रिक्शन होगी वो कम होगी, इस पे जो फ्रिक्शन होगी वो क्या होगी, कम होगी। मगर इस पर जो फ्रिक्शन होगी ना, इस पे जो फ्रिक्शन होगी वो आपकी ज्यादा होगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास जो जगह है वो क्या है, रफ है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत रुकावटें हैं, बहुत सारे खड्डे हैं। तो इसका मतलब है इस पर जो फ्रिक्शन है, ये जो शैतान है, इस पे जो है इसके मोशन के ऊपर बहुत रुकावट डालेगा। किसकी वजह से, इस चीज की, इस रास्ते की रफनेस की वजह से, इस रास्ते की खराबी की वजह से, इस रास्ते की रुकावट की वजह से, इस रास्ते के ऐसे होने की वजह से। मगर इस पे फ्रिक्शन नहीं हो, कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि इसके स्मूथ की वजह से, इसके बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है इस वजह से, मगर इस पे ऊपर रुकावट है। तो इसका मतलब है फ्रिक्शन हमेशा जो है वो किसकी वजह से होती है, रफनेस की वजह से होती है। क्योंकि बॉल जो है जब उसके रास्ते के ऊपर बिल्कुल टच होगा तो वो जो है वो आगे कम जाएगा। कम क्यों जाएगा, क्योंकि एक रास्ता ऐसा है। इसी तरीके से एक मिसाल ले लें, फर्ज करें एक रोड बिल्कुल प्लेन है, तो उस रोड के ऊपर जो गाड़ी होगी वो तेजी से भागेगी। मगर एक रास्ता है जिसके ऊपर बहुत जो है वो रोड नया नया बन रहा है, उसके ऊपर बहुत पत्थर है। अगर मैं कोई उसके ऊपर गाड़ी भगाएं, आप नहीं भगा पाएंगे। क्यों, आपकी गाड़ी जब चलेगी तो उस रोड के साथ क्या होगी, टच, कांटेक्ट में होगी, तो फ्रिक्शन होगी। मगर वो गाड़ी आपके अंदर उसके रुकावट ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि उस रास्ते के ऊपर क्या है, बहुत सारे खड्डे हैं, रफनेस है, बहुत रुकावट है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा, रफनेस ऑफ द सरफेस। ये फ्रिक्शन हमेशा मोशन की दुश्मन है इस वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा दो बॉडीज के कांटेक्ट की वजह से होती है, टच की वजह से होती है। और रुकावट इस वजह से भी होती है कि आपका जो रास्ता है वो किस तरह का है, रफनेस होगा तो ज्यादा होगी और स्मूथ होगा तो कम होगी। ठीक है, 9 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। बताएं कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कौन सी बात जो है वो सही है। सबसे पहले फर्ज करें कि एक गाड़ी है हमारे पास, या एक साइकिल है, लेट सपोज हमारे पास एक साइकिल है हमारे पास, और वो जो है वो कहीं खड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल वो कहीं खड़ी हुई है। इसका मतलब है कि ये जो साइकिल है ये आपकी किस में है, रेस्ट में है। ये आपकी साइकिल किस में है, आपकी रेस्ट में, लेट सपोज। अगर रेस्ट में है तो कोई भी चीज अगर रेस्ट में होती है तो किसकी वजह से होती है, ये भी फ्रिक्शन की वजह से होती है। ये भी किसकी वजह से होती है, फ्रिक्शन की वजह से होती है। अगर मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं तो मैं भी किसकी वजह से खड़ा हुआ, फ्रिक्शन की वजह से। अगर मेरे पैरों के नीचे टायर लगे होते या यहाँ पे बर्फ होती तो मैं खड़ा हो पाता नहीं। इसका मतलब है कोई भी चीज जो खड़ी हुई है अगर रेस्ट में है तो किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो किसी भी जिस्म के अंदर फ्रिक्शन, जब कोई बॉडी रेस्ट में हो और उस वक्त उसके अंदर जो फ्रिक्शन होती है। नंबर 2, अब है रूलिंग फ्रिक्शन। ऐसी फ्रिक्शन जो तब हो जब कोई जिस्म रोल करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई जगह है और यहां पे कोई बॉल है। अगर किसी बॉल को यहां से मैं जो है वो लात मार दूं या मैं हाथ से जो है उसको फेंकूं, तो जब ये जमीन पे जाएगा तो कैसे जाएगा, ऐसे गोल घूमता हुआ जाएगा ना, रोल करता हुआ जाएगा और आखिरकार रुक जाएगा। क्यों रुकेगा, फ्रिक्शन की वजह से। ओके जी, तो ऐसी रुकावट जो तब हो जब कोई जिस्म गोल घूम रहा हो, रोल कर रहा हो, तो ऐसी फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन।
उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल कि अक्सर आपने देखा है कि पार्कों के अंदर स्लाइड्स लगी होती है। फर्ज करें ये कोई स्लाइड लगी हुई है और इस स्लाइड के अंदर कोई बच्चा जो है वो बैठा है और यहां से जो है वो पानी फर्ज करें बह रहा है, तो जब ये यहां से नीचे आएगा तो क्या करेगा, स्लाइड करता हुआ आएगा, घिसकता हुआ आएगा, मगर इसके आखिरकार ये यहां पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रुका क्यों? फ्रिक्शन की वजह से। ऐसी फ्रिक्शन जो तब हो जब कोई जिस्म क्या करे, स्लाइड करे, तो ऐसी फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसके बाद काइनेटिक। काइनेटिक जो वर्ड है इसका मतलब है मोशन। ऐसी फ्रिक्शन जो तब हो, किसके, कब हो, ड्यूरिंग मोशन। ऐसी फ्रिक्शन जो मोशन के दौरान हो, ऐसी फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। ऐसी फ्रिक्शन जो मोशन के दौरान हो, ऐसी फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। और इन सब में से जो फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा होती है वो आपकी लिमिटिंग होती है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो दूसरा नाम है वो ये भी है, मैक्सिमम फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, तो यहां पे जो ऑप्शन होगा वो आपका पहला, इट इज ग्रेटर देन ओनली फ्रिक्शन, ये भी बात सही है। ग्रेटर देन स्लाइडिंग, ये भी सही है। ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, ये भी सही है। ऑल आर ट्रू। सारी की सारी बातें जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहां पे होगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन रोलिंग, स्लाइडिंग एंड काइनेटिंग, और ऑल आर ट्रू। आखिरी वाला डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स जो है उसका जो लास्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 10, अ मैन पुल्स अ क्रेट ऑफ मास 25 kg। एक बंदा जो है उसके पास एक क्रेट है और वो उसको जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है और उसका वजन जो है वो 25 है। ठीक है, ओके जी। लेवल्ड ग्राउंड, और वो किसी ग्राउंड के ऊपर पड़ा हुआ है। विद द हॉरिजॉन्टल फोर्स, जब वो उसको खींचता है, लाजिम बात है क्रेट है हमारे पास, फर्ज करें वो कहीं पे जो है वो पड़ा हुआ है। फर्ज करें एक बंदा जो है, ये कोई वजन का कोई क्रेट है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें अंदर पड़ी हुई हैं। ये बंदा जो है इसे अपनी तरफ खींचता है। जब इसे अपनी तरफ खींचता है तो कितनी ताकत से खींचता है, इतनी 60 न्यूटन की ताकत से इसको खींचता है। अब कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो लाजिम बात है कि जब इसे खींचेगा तो ये घिसकता हुआ आएगा। घिसकना मींस फ्रिक्शन। तो उसके अंदर जो रुकावट है, रुकावट वाली फोर्स है वो कितनी है, 20 न्यूटन है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द स्लेज, बताएं कि स्लेज के अंदर जो है वो एक्सीलरेशन कितनी होगी, माने जी की बात कर रहा है यहां पे। ठीक है, यहां पे जी की बात कर रहा है कि जी बताएं कितना होगा। तो सबसे पहले देखें हमारे पास फोर्सें जो है वो दो हैं, एक फोर्स ये है, दूसरी फोर्स ये है। तो सबसे पहले हम फोर्स के अंदर जो है ना टोटल मालूम कर लेते हैं, चेंज इन फोर्स। अब चेंज इन फोर्स का मतलब है बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस। फर्ज करें मैं कहूं ये जो पेन है ये मैंने खरीदा है 20 रुपए का और मैं किसी को बेच रहा हूं 40 रुपए का, मुझे फायदा कितना हुआ, तो आप कहेंगे 20 रुपए। कैसे पता चला, बड़ी रकम में से छोटी माइनस। तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस, तो 60 न्यूटन में से अगर हम 20 को माइनस करें, 16 में से 20 को माइनस करें तो बाकी कितने बचेंगे हमारे पास। अगर 60 में से अगर हम 20 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट बिकम्स 40। ठीक है, तो 40 न्यूटन जो है हमारे पास फोर्स आ गई। ओके जी, अब हमें वेट चाहिए। वेट कौन है, फोर्स पहले भी बता के हैं। तो ये 20 जो है टोटल फोर्स कितनी आई है हमारे पास 40, तो इसकी जगह 40 रख दें। इज इक्वल टू वेट का हमें पता है फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू mg। तो वेट फोर्स 40 इज इक्वल टू मास, वजन कितना है हमारे पास 25, वो जो क्रेट का वजन है, इस क्रेट का जो वजन है वो 25 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू हमें चाहिए। ओके, तो अब देखिए ये 25 जो है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, हमें जी चाहिए। जो चीज मालूम करते हैं उसको क्या करते हैं अकेला, तो ये 25 मल्टीप्लाई कर रहा है, सब क्या करेगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू जी। तो जब हम 40 को 25 के साथ डिवाइड करेंगे, अगर 5 का टेबल लगा लें, 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40, तो ऊपर आपके पास क्या बचा है 8 और नीचे क्या बचा है आपके पास 5। अब आप इसे इजीली जो है वो डिवाइड कर दें, जो चीज नीचे होगी उसको रखेंगे बाहर, जो ऊपर होगा उसको रखेंगे अंदर। तो 5 का टेबल लगाएं, 5 1 जा 5, 8 में से अगर 5 चले कितने बचे 3। अब यहाँ पे 5 के टेबल में 3 तो नहीं आता, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो 5 6 जा 30, तो 30 में से अगर 30 माइनस करें तो 0, तो आंसर क्या आया 1.6। तो यहाँ पे जी का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रॉब्लम क्या था कि एक क्रेट था, इसको एक बंदा जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है,
कितनी ताकत से, अच्छा इस क्रेट का जो वजन है 25 है, कितनी ताकत से खींच रहा है, इतनी ताकत से खींच रहा है। और ये जो घिसकता हुआ आ रहा है वो कितनी ताकत से आ रहा है, 20 न्यूटन से आ रहा है। बताएं कि इसके अंदर जी की वैल्यू क्या होगी। तो वेट का फार्मूला होता है W इक्वल टू mg, W की वैल्यू इज इक्वल टू m की वैल्यू, जी हमें चाहिए, ये हमें जी चाहिए, 25 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड। तो ओके टेबल 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 8 ऊपर 5 नीचे, तो 8 ऊपर 5 नीचे, जो नीचे वैल्यू होगी वो बाहर रखेंगे, जो ऊपर होगी वो अंदर, और 5 का टेबल लगाएंगे तो ये आपके पास जो है 1.6 आपके पास आंसर आ चुका है। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा। इसमें उम्मीद करता हूं ये सारे एमसीक्यूज आप लोगों को जरूर समझ में आए होंगे। अपने दोस्तों में फ्रेंड में शेयर कीजिएगा ताकि किसी का फायदा हो।